हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो से समझ आ गया होगा कि गिटार पर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से बने होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारे म्यूजिक में नोट्स होते हैं और वो नोट्स कैसे गिटार पर अरेंज होते हैं, दैट इज़ गिटार के स्ट्रिंग्स पर होते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर जाऊँगा और ये बताऊँगा कि हमारे पास म्यूजिक में कितने सुर होते हैं, उन सुरों को किस तरीके से हम अपने गिटार पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है फॉर अ बिगिनर गिटारिस्ट, अगर आप म्यूजिक में और गिटार में आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो 90% बिगिनर अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगता है। बट यस, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ आसान लगने लगेगी और ग्रेजुअली आप एक अच्छे गिटारिस्ट प्लस एक अच्छा म्यूजिशियन बनना शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो म्यूजिक में हमारे पास टोटल 7 सुर होते हैं। आपने हो सकता है ये चीज़ सुनी हो मे बी अपने स्कूल के किसी म्यूजिक क्लास में। तो वो जो सुर होते हैं वो सारे गामा होते हैं, जैसे कि सारे गामा पा धा नी सा। अब हम लोग वेस्टर्न टर्म्स में अगर सीखें तो उसको हम बोलते हैं ABCDEFG। तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं म्यूज़िक में वो खाली ए से जी तक होते हैं, क्योंकि हमारे जो ए से जी तक टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स हैं वो 7 हैं, जिस तरीके से सारे गामा 7 होते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि ए और बी के बीच में गैप है, सी और डी के बीच में गैप है, डी और ई के बीच में गैप है, एफ और जी के बीच में गैप है। अब जी के बाद हम लोग वापस ए से साइकिल रिपीट करते हैं, तो हमारे पास जी से ए के बीच में फिर से गैप है। अब बिफोर फिलिंग द गैप्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो टोटल 7 सुर हैं ए से लेकर जी तक, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नोट्स। इसके बाद हमारे पास ये जो गैप्स होते हैं, यहाँ पर कुछ एडिशनल नोट्स आते हैं जो हम इंडिकेट करते हैं हैश सिंबल से। तो हर एक गैप के अंदर मैं हैश फिल करूँगा इस तरीके से। अब ये सारे हैश सेम हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा? तो ए के बाद जो हैश नोट आता है वो होता है ए हैश। अब म्यूज़िक में हम इसको हैश नहीं बोलते, म्यूज़िक में हम इस सिंबल को बोलते हैं शार्प, SHARP। तो ए शार्प, फिर सी के बाद आएगा सी शार्प, डी के बाद आएगा डी शार्प, एफ के बाद एफ शार्प और जी के बाद जी शार्प। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास बी और ई जो 2 नोट्स हैं उनका कोई शार्प नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे टोटल 12 नोट्स, जिसमें से हमारे 7 नेचुरल नोट्स हैं और हमारे पास 5 अदर नोट्स आए जो शार्प्स हैं ए से लेकर जी शार्प तक, और इनको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल नोट्स। ठीक है, सो आई होप आपको अभी तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इन चीज़ों को हम गिटार पर कैसे देखते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप इसी तरीके से गिटार को अच्छे से सीखते रहें। सो गाइस, अब हमारे सामने है गिटार। अब इसके ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं 6 स्ट्रिंग्स हैं और इनकी जो नंबरिंग होती है वो है नीचे से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमारी ये जो 6 स्ट्रिंग्स हैं इनके भी नाम होते हैं और वो नाम हमारे 7 नेचुरल नोट्स के अंदर से होते हैं। तो हमारी जो सबसे ऊपर वाली 6 स्ट्रिंग है उसको बोलते हैं ई, ये ई स्ट्रिंग की साउंड है या फिर ई नोट की साउंड है। उसके बाद 5th स्ट्रिंग को बोलते हैं ए, फिर उसके नीचे 4th स्ट्रिंग को बोलते हैं डी, फिर 3rd स्ट्रिंग को बोलते हैं जी, 2nd को बी और 1st को ई। तो ये हमारी होती है 6 स्ट्रिंग्स के नाम। मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो ये 6 5 4 3 2 एंड 1। अब इनके नाम हैं ई, ए, डी, जी, बी, ई। अब ये जो ऑर्डर है ये काफ़ी अब्रप्ट सा है, ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको याद करना एक बिगिनर के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो इसको याद करने का एक ईजी तरीका क्या है? ई से आप याद करिए ईट, एक फ्रेज़ दे रहा हूँ। ए से याद करिए अनदर, डी से याद करिए डोनट, जी से याद करिए गेट, बी से बिगर और ई से एवरी टाइम। सो ईट अनदर डोनट गेट बिगर एवरी टाइम। इस फ्रेज में जो भी आपके वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है वो आपकी स्ट्रिंग का नाम हो जाता है। तो अब ये इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि अब हमारा गिटार फिर से आ गया है, तो हमारी 6th स्ट्रिंग का नाम है ई। इमेजिन करिए कि आपकी जो फिंगर है वो सबसे पहले इधर रखी है। अब फिंगर्स को रखते कैसे हैं? फ्रेट बोर्ड पर हमारे जितने भी फ्रेट्स हैं उन पे आप जहाँ पे भी फिंगर रखेंगे आपको अलग अलग साउंड आएगी। जैसे कि ये देखिए, फिर या फिर तो ये मैंने अभी सारे गामा प्ले किया और आपने देखा कि मैंने जिस भी फ्रेट पर अपनी फिंगर को प्लेस किया तो हमें अलग अलग साउंड सुनने को मिली। तो अलग साउंड सुनने का मतलब ये है कि हमने जहाँ पे भी प्लेस करा वहाँ पर हमको एक डिफरेंट नोट मिला है। तो जब भी नोट अलग होता है तो साउंड हमारी चेंज हो जाती है। अब फिंगर को प्लेस कैसे करते हैं? सपोज मैं आपको बोलूँ कि अपनी 1st स्ट्रिंग के 1st फ्रेट पर अपनी 1st फिंगर को रखिए, तो ये हमारी फिंगर नंबर 1 है, ये फिंगर नंबर 2, ये 3 और ये 4। तो उसको रखेंगे कैसे? 1st फिंगर को 1st स्ट्रिंग के 1st फ्रेट में रखना है, तो उसको हम एक स्पेसिफिक जगह पर रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम फ्रेट में कहीं पे भी रख दें। तो उसको हमको रखना
रखना होता है जो हमारी फ्रेट लाइन है उसके एकदम एडजेसेंट। फ्रेट लाइन के ऊपर नहीं रखना है और फ्रेट लाइन से बहुत दूर या फिर फ्रेट के सेंटर में भी नहीं रखना है, एकदम फ्रेट लाइन के एज पे रखना है। अब यहाँ पर इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आप अपनी फिंगर को एकदम फ्रेट के ऊपर रखेंगे तो आपकी स्ट्रिंग म्यूट हो जाएगी, ऐसे साउंड नहीं आएगी। अगर आप अपनी फिंगर को सेंटर में या फ्रेट के पीछे रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हमारी ये जो पोजीशन है एकदम फ्रेट के साइड में, ये हमारी बेस्ट पोजीशन होती है जहाँ पर हमको कम से कम प्रेशर लगाकर स्ट्रिंग की साउंड मिल जाती है, इस तरीके से। अब अगर हम इमेजिन करें कि हमारी जो 6 स्ट्रिंग है उसमें हमारी फिंगर इस नट के पीछे रखी है, तो तब भी हमारी यही साउंड है, और अगर हम अपनी फिंगर को हटा दें तब भी सेम साउंड है क्योंकि हमने कोई फ्रेट प्रेस ही नहीं किया है। तो जब हम किसी भी स्ट्रिंग को बिना प्रेस करे प्ले करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रिंग। ओपन स्ट्रिंग का मतलब कि हमने अपनी फिंगर को किसी भी फ्रेट पर प्लेस नहीं किया। तो अगर आप 6 स्ट्रिंग को ओपन प्ले कर रहे हैं तो इट इक्वली मीन्स कि आप ई स्ट्रिंग को प्ले कर रहे हैं या फिर ई नोट प्ले कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम अपनी फर्स्ट फिंगर को एक फ्रेट आगे ले हैं नट से यहाँ पर, तो हमारी अब साउंड चेंज हो जाती है। पहले कैसे साउंड थी और अब, ठीक है। अब इस नोट का नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि साउंड हमारी चेंज हो चुकी है। अब ये जब हम फ्रेट वाइज आगे मूव करते हैं तो हमारा जो नोट होता है वो ऊपर वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग मूव होता है। बस हमको ये देखना है कि हमारा जो स्टार्टिंग नोट है वो कौन सा है। तो हमारा स्टार्टिंग नोट ओपन 6 स्ट्रिंग था, वो ई था, तो हमने ई को एक आगे कर दिया, अब एक फ्रेट आगे। तो ई नोट हमारा इधर था, अब इसको एक फ्रेट आगे करा तो क्या मिला, एफ। तो इसलिए हमारा जो 6 स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट हो जाता है वो हो जाता है एफ नोट। उसके बाद अगर आप इस फिंगर को एक और फ्रेट आगे ले जाएंगे विच इज़ ऑन 6 स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, तो आप एफ के एक और आगे चले गए एंड आपको मिल गया एफ के बाद एफ शार्प। अब इसी तरीके से आप एफ शार्प से एक और फ्रेट आगे जाएंगे तो आपका जो नोट होगा वो एक फ्रेट आगे हो जाएगा, विच मीन्स आपका एफ शार्प के बाद आ जाएगा जी। तो आपकी 6 स्ट्रिंग का जो थर्ड फ्रेट हो जाता है वो हो जाता है जी। उसके बाद हो जाएगा जी शार्प, जी का एकदम नेक्स्ट। जी शार्प के बाद 6 स्ट्रिंग पर 5th फ्रेट हो जाएगा ए के बाद नेक्स्ट फ्रेट हो जाएगा ए शार्प के बाद नेक्स्ट फ्रेट हो जाएगा बी, और बी के बाद सी, एंड इस तरीके से हम लोग आगे मूव होते रहेंगे। अब इसी सेम तरीके से हम हर एक स्ट्रिंग पर मूव करते हैं। जैसे कि अगर मैं 5th स्ट्रिंग की बात करूं तो हमारी 5th स्ट्रिंग ओपन होती है ए, ये ए हो गई। अब ए को अगर मैं एक फ्रेट आगे ले आऊँगा तो हमारी साउंड चेंज होती है और हमको ए के बाद मिल जाता है ए शार्प। फिर ए शार्प के एक फ्रेट आगे हम जाएंगे तो हमको मिल जाएगा बी के एक फ्रेट आगे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा सी। अब इस तरीके से हम लोग सारे फ्रेट्स को कवर करके उनके नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको धीरे धीरे समझ आया होगा कि आप किस तरीके से गिटार पर सुरों को देख सकते हैं और किस तरीके से उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा एंड उसके साथ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।